नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश में इस समय थोड़ी उठापटक चल रही है और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो अति पिछड़ा दलित और मतलब गैर जाटव दलित वोट है वो पूरा जनाधार ही जैसे खिसक रहा हो। और किस आधार पर? कुछ दल बदलुओं के पार्टी छोड़कर जाने के आधार पर 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, 6-7 विधायकों ने दिया है। और अगर इनकी सूची पर आप नज़र डालें कि तो इनमें से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो इन स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह के साथ आए थे, उनके कहने पर इनको टिकट मिला था। ये सब पार्टियां बदलने में माहिर लोग हैं। तो पहले से तय था कि ये जाएंगे। क्यों तय था? इसलिए तय था कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो फीडबैक था उसमें था कि ये चुनाव नहीं जीतने वाले, लोग बहुत नाराज़ हैं। इनको ये आभास दे दिया गया था कि भाई आपका टिकट कटेगा। तो टिकट कटेगा तो उससे पहले इन्होंने कहा कि जो है अगर हम छोड़ कर जाते हैं तो एक हमारी मॉरल स्टैंडिंग होगी, जो कि इनकी राजनीति को देखते हुए ऐसा कुछ है नहीं इनके साथ। लेकिन फिर भी एक माहौल निश्चित रूप से बना है। ये माहौल इस तरह का बना है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी को लोग छोड़कर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में बड़ी भगदड़ मची है और बड़ी स्थिति खराब है। आप तुलना कीजिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर भगदड़ मची है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है, तो समाजवादी पार्टी में उत्साह का, उल्लास का माहौल होना चाहिए। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को पता है कि वो इन लोगों को लेकर सरदर्द मोल ले रहे हैं, ज़्यादा बजाय के जीतने वाले उम्मीदवार लेने के। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सीटों पर ये लोग समस्या पैदा करने वाले हैं, जो समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता नेता हैं उनके लिए। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बदायूं की एक विधानसभा सीट है बिलसी। वहाँ से जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं वो पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए और इस आश्वासन पर गए कि उनको टिकट मिलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी हैं, केशव देव मौर्य, महान दल है जिनका पार्टी का नाम है, उनके बेटे 3 महीने से उसी विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपने लिए। तो केशव देव मौर्य चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट मिले। तो मिलेगा तो 2 में से किसी एक को ही, तो उसके बाद क्या होगा? इस तरह की समस्याएं तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज में आने वाली हैं। अभी तो सहयोगी दलों की सीटों का जब बंटवारा होगा तब ये मुद्दा सामने आएगा, एक बात है। लेकिन सीट बंटवारा होगा, असंतोष होगा, हर पार्टी में होता है, कोई नई बात नहीं होगी। हर पार्टी में जो है एक सीट से दावेदार कई होते हैं, मिलता तो एक ही को है, तो बाकी कुछ असंतुष्ट हो जाते हैं, कुछ स्वीकार कर लेते हैं। ये तो अलग चीज़ हुई। लेकिन ये जो माहौल बनाया जा रहा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी 2014 से उसने मंडल और कमंडल दोनों को साधा है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि मोदी ने मंडल में कमंडल को डुबो दिया है, उसमें शामिल कर लिया है। तो ये जो बनाया है कॉम्बिनेशन, सामाजिक और धार्मिक दोनों मिलाकर, वो इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। क्यों टूटने वाला नहीं है? फिर कह रहा हूँ कि उस पर बहुत बड़ी कंक्रीट की चादर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स के बेनिफिशियरीज हैं। जितने लोगों को पिछले 2 साल में मुफ्त में राशन मिला है, उनमें से जो मतदाता हैं उनका आधा भी बीजेपी को वोट करेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। आप भूल जाइए अगड़ा पिछड़ा, दलित, मुसलमान, हिंदू, सब कुछ भूल जाइए। केवल वो बेनिफिशियरी, उसमें से आधे भी वोट करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? अगर वो पहले से भाजपा विरोधी नहीं रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है उस पूरे कार्यक्रम में या किसी भी सरकार के कार्यक्रम में इस बात का भेदभाव नहीं किया गया है कि ये हमारी पार्टी का समर्थक है, विरोधी है, ये इस जाति का है या उस जाति का है, इस धर्म का है या उस धर्म का है, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं हुआ है। तो इसलिए, और दूसरी बात, जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और उनके साथ के जो विधायकों के जाने पर यह कहा जा रहा है कि अति पिछड़े और गैर जाटव दलित में भगदड़ मची है भारतीय जनता पार्टी में और इनकी वजह से 2017 में सरकार बनी थी, वो ये भूल जा रहे हैं
कि 2014 में ये इनमें से कोई नाम नहीं था, कोई नहीं था बीजेपी के साथ, तब 80 में से 73 सीटें सहयोगी दल को मिला के 80 में से 73 लोकसभा सीटें बीजेपी जीती थी। तब केंद्रीय योजना के नाम पर और कोई योजना नहीं थी। 2017 में भी केंद्रीय योजना के नाम पर सिर्फ एक योजना थी। केंद्रीय योजना के नाम पर 14 में होने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि तब तक सरकार नहीं बनी थी। 2017 में भी सिर्फ एक उज्ज्वला योजना थी। उसके बाद से आप देखिए, लोगों के लिए मकान, शौचालय, बिजली कनेक्शन, इससे जो है तमाम तरह की सुविधाएं, कैश ट्रांसफ़र, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 3 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र हुआ है लोगों के खाते में पिछले 5 साल में। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी ने कई मल्टी टियर जो है वो अपना सिस्टम बनाया है अपने जनाधार को मजबूत करने का। सामाजिक समीकरण है, उस पर जो है लाभार्थियों का समीकरण है, उस पर प्रधानमंत्री की जो है और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता का समीकरण है, और इन सब के ऊपर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का। ये इतने टियर है, इतनी परतें हैं इसकी। तो किसी एक परत में से कोई थोड़ा सा कुछ चला जाए, नदी में से 4 बाल्टी पानी चला जाए तो उससे नदी नहीं सूख जाती है। तो ये जो गलतफहमी लोग पाल रहे हैं कि कुछ विधायक जा रहे हैं या कुछ मंत्री जा रहे हैं, उसकी वजह से जो है पार्टी में भगदड़ मच जाएगी और बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में मुझे जो लग रहा है भाई, अगर मुझे बिल्कुल कुछ ही न दिखाई दे रहा हो, बिल्कुल गलत हो, मेरी आंख पर पट्टी पड़ी हुई हो, तब तो बात दूसरी है। अदरवाइज़ मुझे कोई शंका अब भी नहीं लग रही है। अभी 10, 5, 15 लोग, 20 लोग और जा सकते हैं, तब भी जो है भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत से सरकार बनने वाली है। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं कि उनको जोड़ रहे हैं अखिलेश यादव, तो एक बात समझना चाहिए कि लोग, इस वर्ग के लोगों के मन में भी तो ये सवाल होगा कि जितनी बार 4 बार सत्ता में रहे, क्या किया हमारे लिए। 25 साल से अलग पार्टी है समाजवादी पार्टी, क्या किया अति पिछड़ों के लिए, ये सवाल लोगों के मन में होगा। दूसरा, अब वो ज़माना नहीं रहा कि नेता शिफ्ट हुआ उसके साथ उसकी पूरी की पूरी बिरादरी शिफ्ट हो जाए। पूरी बिरादरी को समझ में आता है कि हमारा फ़ायदा कहाँ है, नुकसान कहाँ है। केवल सिंपैथी नेता से इतनी होती है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको जिताने की कोशिश कर दे, बस। उससे बाहर लोग फैसला खुद करते हैं। तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से अगर किसी को लगता है कि अति पिछड़े, मतलब जो कुशवाहा जिस समाज से आते हैं, सारा का सारा कुशवाहा चला जाएगा, ओम प्रकाश राजभर के जाने से सारे राजभर चले जाएंगे बीजेपी से अलग, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा होता भी नहीं है। और अब का जो दौर है, ये 5 साल को लोग जो है, इससे पहले जिस तरह से चुनाव होते थे, जिस तरह से सामाजिक समीकरण बनते थे, उन्हीं ट्रेडिशनल ढंग से देख रहे हैं। 5 साल में जो परिवर्तन हुआ है, जो बदलाव हुआ है, उसको देखने को तैयार नहीं है। और उस 5 साल के परिवर्तन में सबसे बड़ा परिवर्तन है गुंडा राज से मुक्ति। लोगों को के सामने विकल्प 2 ही हैं, गुंडा राज या योगी राज। तो उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है, अगर गुंडा राज वापस चाहिए, माफिया का राज वापस चाहिए, तो निश्चित रूप से बदलाव होना चाहिए। अगर उस गुंडा राज और माफिया राज से जो मुक्ति मिली है, वो चाहते हैं कि ये जारी रहे, तो बदलाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा है कि मतदाता को अपना हित समझ में आता है। ये राजनीतिक दलों और नेताओं को कई बार गलतफहमी होती है कि वो जो बताएंगे कि ये आपका हित है, उसी को मतदाता मानेगा कि हाँ, हमारा यही हित है। ऐसा होता नहीं है। लोग अपना हित अहित ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं राजनीतिक दलों और नेताओं की बनिस्बत। उनको दिखाई देता है कि ये नेता अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा है। जितने लोग छोड़ कर गए हैं, इनमें से किसी को दलितों या पिछड़ों से, अति पिछड़ों से कोई लगाव नहीं है।
उनके वेलफेयर से, उनकी समस्याओं से, उनके रोज़मर्रा के जीवन की तकलीफ़ से, उससे कोई नाता नहीं रहा है। इनमें से कोई मुझे नहीं बता सकता कि जो विधायक छोड़कर जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, इन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में अपने समाज के लिए, बाकी तो छोड़ ही दीजिए, अपने समाज के लिए कोई बड़ा काम किया हो या करने की कोशिश भी की हो। तो क्यों वो समाज इनके साथ रहेगा? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पार्टी बदल दी, वो समाज भी पार्टी बदल देगा, ऐसा क्यों होगा? और क्या उम्मीद दिलाकर ले जा रहे हैं? क्या उस समाजवादी पार्टी ने इससे पहले जब सत्ता में थी तब कुछ किया था कि भाई देखिए उन्होंने जब सत्ता में थे तो कितना कुछ किया था, अब फिर से आएंगे तो फिर करेंगे? ऐसा कुछ दिखाने के लिए तो है नहीं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो भगदड़ मची है, भगदड़ जैसी दिखाई दे रही है कि कई लोग जा रहे हैं। 100 से ज़्यादा लोगों को 2017 में बीजेपी लेकर बाहर से आई थी, तो उनमें से कुछ को तो जाना ही था। और जो पिछली बार कहा था वो फिर से कह रहा हूँ कि बीजेपी की गलती ये है कि मिड टर्म अप्रेजल नहीं किया कि कितने लोग पार्टी में दूध में पानी की तरह मिल गए और कितने लोग पानी में तेल की तरह अभी भी तैर रहे हैं। ये अगर आप असेसमेंट नहीं करेंगे, बाहर से आने वाले आपको चुनाव दर चुनाव ऐसे ही धोखा देंगे। ये सिर्फ आते हैं जीतने के लिए, मंत्री बनने के लिए। इनमें से 5 साल में किसी ने कोई सवाल उठाया हो अति पिछड़ों के लिए या दलितों के लिए, तो भी मान लिया जाता कि चलिए इनको चिंता थी समाज की, ये सवाल उठा रहे थे, ये मुद्दा उठा रहे थे, ये समस्या उठा रहे थे, किसी ने सुना नहीं। ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसलिए जो है ये मुझे तो लगता है कि अखिलेश यादव जो है वो एसेट की बजाय लायबिलिटी ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं इनको लेकर। लेकिन ऐसा ही होता है, जब किसी बड़ी पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी में लोग जाते हैं तो दूसरी पार्टी को लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है। जो 2017 में बीजेपी का जो संगठन का आधार था, जो सामाजिक आधार था, वो 2014 में जो बना था वो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा था। उसको लेकर एक मन में शंका थी, ये कितना स्थायी होगा, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, या केवल एक चुनाव के लिए तो नहीं था। साबित हुआ कि नहीं, 2014 में जो रहा वही 17 में रहा, वही 19 में रहा। इसके बावजूद कि सपा, बसपा, आरएलडी तीनों मिल गए थे 19 में। तो इन लोगों के जाने से, इन लोगों के बयानों से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है। चुनाव नतीजों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। और उसका कोई मुझे जो है ऐसा नहीं होगा, इसका मुझे कोई तार्किक कारण दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की ही बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की आंधी थी 2017 में, तब भी अपने बेटे को नहीं जिता पाए। उससे पहले मायावती का वोट लेकर भी अपने बेटे को नहीं जिता पाए। तो इतने बड़े, इतने महान नेता हैं, इनके साथ पूरा समाज है, तो भाई सवाल ये है कि अपने बेटे को क्यों नहीं जिता लिया। विधानसभा का एक चुनाव बेटे को नहीं जिता पाए, 2 बार से हार रहा है, कैसे बड़े नेता हैं। इसी तरह से दारा सिंह चौहान का मामला है। उनके क्षेत्र से जो फीडबैक था कि वो चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि पार्टी उनको नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए पार्टी ने सुझाव दिया था कि आप चुनाव क्षेत्र बदल लीजिए, यहाँ से आपका जीतना कठिन है। उन्होंने इसको अपना अपमान मान लिया और उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। और कोई कारण नहीं था, कोई दलितों की चिंता नहीं, कोई जो है पिछड़ों की चिंता नहीं, कोई गरीबों की चिंता नहीं, सिर्फ अपनी सीट की चिंता में ये लोग जा रहे हैं कि कहाँ जाकर हम सीट जीत सकते हैं, कहाँ हमको टिकट मिल रहा है। तो इन 2 को छोड़कर बाकी का तो टिकट कटने वाला था और इन 2 के लिए भी मुश्किल थी। तो इनको जो है, जो व्यक्तिगत इनकी महत्वाकांक्षा है, पारिवारिक बल्कि कहे महत्वाकांक्षा है, वो पूरी होती हुई नहीं दिख रही थी। तो इसलिए इन्होंने रास्ता दूसरा चुना। और दारा सिंह चौहान तो खैर कोई पार्टी बची नहीं है जिसमें गए ना हो, तो इसलिए वो पार्टी हॉपर जो शब्द है वो उन पर सबसे सही बैठता है।
तो अब मैं इसके अलावा एक नई बात बता रहा हूँ। ये परिवर्तन देखिए जिसको लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं। आप सब लोगों ने पढ़े होंगे, जो इन लोगों ने इस्तीफे भेजे हैं, दिए हैं। किसी भी इस्तीफे में ये नहीं कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, ये मुसलमानों की विरोधी पार्टी है, ये दंगा कराने वाली पार्टी है। और याद कीजिए, इससे पहले क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो भाजपा छोड़कर गया हो उसने भाजपा को सांप्रदायिक न बताया हो? ये पहली बार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मोदी, अमित शाह, योगी ने ये तिकड़ी जो है, इन्होंने भारतीय राजनीति की डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है उसमें हिंदुत्व को फिट कर दिया है। हिंदुत्व अब जो है वो न्यू नॉर्मल है। कोई पार्टी हिंदुत्व का, हिंदुओं का विरोध करने की ताकत नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी को जैसे ही, अब देखिए ये परिभाषा भी बदल गई है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कह के गाली देना बड़ा आसान था, अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसका मतलब है आप हिंदू विरोधी हैं। और कोई पार्टी ये संदेश नहीं देना चाहती कि वो हिंदू विरोधी फ्लैंक पर है या हिंदू विरोधी तत्वों के साथ है या हिंदू विरोध का समर्थन करती है। तो इसलिए ये जो लोग छोड़ कर गए, और इसलिए मैं चिट्ठी की बात विशेष रूप से इसलिए कर रहा हूँ कि ये सब प्लान ढंग से हुआ है। ऐसा नहीं कि इन लोगों ने, इंडिविजुअल्स ने अलग अलग चिट्ठी लिखी है। एक ही जगह चिट्ठियाँ लिखी गई हैं सारी, खाली दस्तखत और नाम अलग अलग हैं, जो उनसे दस्तखत करवा के जारी करवाया गया है। तो ये योजनाबद्ध ढंग से हुआ है। ऐसा ये स्वतः स्फूर्त नहीं है कि उन्होंने अचानक तय किया कि नहीं, हम इस पार्टी में नहीं रहेंगे और हम छोड़ रहे हैं, ये रहा हमारा इस्तीफ़ा। ऐसा नहीं है। इस्तीफ़ा तय करके, उसकी टाइमिंग तय करके सब करवाया गया। लेकिन जिन्होंने ये करवाया, जिनको उम्मीद है पूरी कि 100% मुस्लिम वोट मिलेगा, इसके बावजूद हिम्मत नहीं हो रही है हिंदुत्व के खिलाफ दिखाई देने की। होने की तो बात ही छोड़ दीजिए, दिखाई देने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। इसलिए ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज हुई है, इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं सारे राजनीतिक विश्लेषक। वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को उसी ट्रेडिशनल चश्मे से देख रहे हैं जैसे अब तक देखते रहे हैं। बहुत कुछ बदल चुका है उत्तर प्रदेश में। देश की राजनीति में तो बदला ही है, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की हो रही, चुनाव हो रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं बहुत कुछ बदल चुका है उत्तर प्रदेश में। और ये बदलाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने वाला है। चुनाव में हार जीत किसी की भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो अंतिम सत्य है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उनमें जो दिखाई दे रहा है वो बात मैं आपसे कह रहा हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जहाँ 2014 में थी, उससे ज़्यादा मजबूत 17 में दिखी, उससे ज़्यादा मजबूत 19 में दिखी, और मुझे उससे ज़्यादा मजबूत 2022 में दिखाई दे रही है। अभी तो चुनाव का असली रंग शुरू नहीं हुआ है। आप देखिए आगे आगे होता है क्या। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।